नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आप लोग जानते हैं हम LT हिंदी जो आपकी उत्तराखंड की परीक्षा होने वाली है LT की, उसमें हिंदी विषय की रिवीजन हम लोग कर रहे हैं और अब तक हम 6 क्लासेस शायद हम अभी तक कर चुके हैं और इन क्लासेस में हम अभी तक द्विवेदी युग का रिवीजन कर चुके हैं। इस रिवीजन क्लासेस में द्विवेदी युग तक हम पहुँच चुके हैं और अब हम आज की जो क्लास होने वाली है, आज की हमारी क्लास छायावाद के ऊपर होने वाली है। तो छायावाद हम पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो जो है ये क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। ठीक, चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं छायावाद। आप लोग जानते हैं छायावाद की जो समय अवधि है वो है आपकी 1918 से 1936 तक। ठीक है, इन 18 वर्षों के कालखंड को हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। छायावाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले देखिए, हिंदी में जो ये शब्द है छायावाद, इससे पहले के जो सारे के सारे शब्द हैं वो बड़े आसान से हैं। आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा गया होगा, इसको लेकर के कोई समस्या नहीं आपको नज़र आती है, क्योंकि वो शुरुआती समय है। तो आदि जहाँ से शुरू होता है, आदि यानी प्रारंभ का काल। फिर भक्ति काल में भी भक्ति संबंधित कविताएँ, रीति काल में रीतिकालीन है ना, रीति से संबंधित कविताएं। इसके बाद जो आधुनिक काल में भारतेंदु युग था तो वो व्यक्ति के नाम पर रखा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। इसके अलावा द्विवेदी युग में भी कोई समस्या नहीं है कि वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। लेकिन छायावाद एक ऐसा समय है जब आपको समझ में नहीं आता कि इसका दरअसल मतलब है क्या। ठीक है, तो ये इस शब्द पर भी काफ़ी चर्चा हुई है, काफ़ी आलोचकों ने इस शब्द की अलग अलग व्याख्याएं की हैं, अलग अलग तरीके से इस शब्द को प्रेजेंट किया है। तो इसके बारे में भी हमको थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हिंदी में जो छायावाद शब्द है, पहली बार छायावाद शब्द का पहला प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे जी ने। मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का पहला प्रयोग किया था। हिंदी में छायावाद नामक शीर्षक लिखा था। ठीक है, और श्री शारदा पत्रिका में ये छपा था। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मुकुटधर पांडे ने हिंदी में छायावाद शीर्षक से छायावाद शब्द जो पहली बार आया वो इन्होंने लिखा था। ठीक है, इसके बारे में नामवर सिंह जी ने अपनी एक किताब है, नामवर सिंह की भी एक किताब है छायावाद नाम से, नामवर सिंह जी की किताब है छायावाद नाम से ही आती है। नामवर सिंह की किताब का नाम है छायावाद। छायावाद आज थोड़ा टच काम कर नहीं रहा, तो चलिए। तो छायावाद नाम से इन्होंने किताब लिखी और उसमें इन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि मुकुटधर पांडे ने, हो सकता है कि छायावाद शब्द पहले भी प्रयोग किया जाता रहा हो लेकिन लिखित रूप में किसी ने प्रयोग न किया हो और पहली बार लिखित रूप में मुकुटधर पांडे ने प्रयोग किया हो, ऐसा हो सकता है। आज तक लोग क्या कर रहे थे, मतलब बोलचाल की भाषा में ही छायावाद का प्रयोग लोग करते थे, आलोचक या विद्वान लोग करते थे, और पहली बार लिखित प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया होगा। ये अनुमान लगाया है किसने, नामवर सिंह जी ने। नामवर सिंह जी ने किताब लिखी है छायावाद नाम से, बड़ी महत्वपूर्ण व्याख्या है वो छायावाद की। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है नामवर सिंह की। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद के प्रवर्तकों के बारे में अलग अलग आलोचक अलग अलग व्यक्ति का नाम लेते हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो इस क्रम में सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी ने किस किस को माना, तो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे। नंद दुलारे वाजपेयी ने माना सुमित्रा नंदन पंत को। पंत जी को किसने माना, नंद दुलारे वाजपेयी ने। नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को माना है। इलाज चंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को माना है। इलाज चंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को माना है। और प्रभाकर माचवे ने किसको माना, माखनलाल चतुर्वेदी को माना। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। रामचंद्र शुक्ल, मुकुटधर पांडे मैथिली शरण गुप्त, नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को, इलाज चंद्र जोशी ने प्रसाद को और प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, और अगर हम उससे माने सर्वसम्मति से किसको माना जाता है, केवल ये सवाल पूछ लिया जाए कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है, तो छायावाद के प्रवर्तक कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन है प्रवर्तक, तो प्रसाद। किसी के अनुसार पूछा जाए तो ये टेबल आपके पास है ही। आगे बढ़ते हैं। छायावाद की प्रवृत्तियों के बारे में अगर हम बात करें कि इसकी प्रवृत्तियाँ क्या क्या है, ठीक है, कि कौन कौन सी। अच्छा, छायावाद जो आया है वो दरअसल जो स्वच्छंदतावादी आंदोलन कल हमने पढ़ा था ना, श्रीधर पाठक वाला, तो वही जो है आगे चल करके छायावाद बना। तो स्वच्छंदतावाद ही आगे चल करके छायावाद में परिणत हुआ, छायावाद बना।
ठीक है। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, जो जो छायावाद की कुछ कुछ विशेषताएं जो स्वच्छंदतावाद की हैं वही छायावाद की भी विशेषताएं हैं। तो देखिए कैसे, कौन कौन सी हैं, जैसे स्वातंत्र्य चेतना हो गया। दूसरी चीज़ आती है वैयक्तिकता। वैयक्तिकता का मतलब क्या होता है, देखिए व्यक्ति और समाज की डिबेट एक बहुत बड़ी डिबेट है। अगर आप बात करेंगे, चाहे वो समाजशास्त्र हो चाहे साहित्य हो, कहीं भी व्यक्ति और समाज के बीच की जो डिबेट है कि व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है या समाज का महत्व ज़्यादा है, महत्व तो दोनों का ही है, लेकिन उसका डिवीज़न क्या है, इन दोनों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ये बड़ी एक डिबेट है। तो इस डिबेट में जो ज़्यादातर व्यक्ति को महत्व देता है कि व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको जो है व्यक्तिवादी कहा जाता है, या उसमें आप कह सकते हैं कि वैयक्तिकता का महत्व ज़्यादा है। ठीक है। तीसरी चीज़ आती है कविता को विचारों और तथ्यों से परे मान करके अनुभूति के निमित्त होना चाहिए, निमित्त मानना। ठीक है, कि कविता क्या है, विचार या तथ्य नहीं है, वो क्या है, अनुभूतियों का रिफ्लेक्शन है, यानी कि अनुभूतियों का प्रतिबिंब है। आपको अपनी अनुभूतियों को लिखना है उसमें। ठीक है। इसके अलावा रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास, क्योंकि स्वतंत्र चेतना आ गई, तो जहाँ स्वतंत्र चेतना आ गई वहीं पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति का भी प्रयास होगा। कि स्वतंत्रता चाहिए तो केवल और केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहिए, आपको हर तरह की स्वतंत्रता चाहिए, और उसमें रूढ़ियों से मुक्ति होना भी स्वतंत्रता एक प्रकार की है। ठीक है। इसके अलावा प्रकृति का चित्रण, जहाँ ये सब आएगा, स्वतंत्र चेतना, वैयक्तिकता जैसी चीज़ें होंगी, तो प्रेम का चित्रण करते समय प्रकृति का चित्रण यहाँ पे जरूर आएगा। और इसके अलावा स्वच्छंद कल्पना, ठीक है, स्वतंत्र कल्पना, कहीं से बंधी हुई नहीं, स्वच्छंद कल्पना की अभिव्यक्ति जो है, ये सारी छायावाद की प्रवृत्तियाँ हैं। तो इन कुछ कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आप थोड़ा सा छायावादी आंदोलन को समझ सकते हैं कि किस तरह का आंदोलन छायावाद रहा होगा। आपने कविताएं भी पढ़ी होंगी पंत प्रसाद निराला महादेवी की, तो वहाँ से भी छायावाद की समझ आपके अंदर डेवलप हुई ही होगी, और ये पॉइंट्स के द्वारा आपकी ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी। अगर ये इसमें से कोई पॉइंट ऐसा है जो छूट रहा है, अभी आप नहीं आ रहा है, तो भी आपको जो है करना आना चाहिए, क्योंकि ये समझाने के लिए ज़रूरी है। ये कोई कंक्रीट बात नहीं है, बहुत सारी विशेषताओं में से कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं मैंने इसमें से लिख दी हैं। ठीक है। छायावाद की जो पहली कविता मानी जाती है, छायावाद की पहली कविता कौन सी मानी जाती है, मुकुटधर पांडे की एक कविता है कुररी के प्रति, उसको छायावाद की पहली कविता माना जाता है। संपूर्ण छायावाद की, पूरे छायावाद की पहली कविता कुररी के प्रति और मुकुटधर पांडे की लिखी हुई। ठीक है। इसके अलावा छायावाद के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं, अलग अलग कथन हैं सबके, तो उन कथनों को भी एक बार देख लेते हैं। और कई बार ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं कि छायावाद के बारे में ये कथन किसका है। ठीक है। तो बड़े छांट करके बहुत कम कथन में लेकर के आए हूँ, लेकिन ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जी का कथन देखिए, इन्होंने छायावाद शब्द को ज़्यादा परिभाषित किया है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला तो है रहस्यवाद के अर्थ में, और दूसरा क्या है, एक विशेष प्रकार की काव्य शैली पद्धति के रूप में। ठीक है। उन्होंने कहा कि छायावाद जो है दो अर्थों में प्रयोग होता है ये शब्द। एक तो रहस्यवाद के लिए, कि जब आप रहस्यवादी कविताएं लिखते हैं तो उसको जो है छायावाद कहा जाता है। और दूसरा क्या है, एक खास तरह की जो काव्य शैली है वो आपको छायावाद में देखने को मिलती है। ठीक है। तो छायावाद शब्द का ये वाली जो परिभाषा दी है, या ये जो कथन है कि छायावाद दो संदर्भों में समझना चाहिए, पहला रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा एक विशेष प्रकार की काव्य शैली या पद्धति के रूप में। ठीक है। तो ये शुक्ल जी का कथन है। इसके अलावा अगला देखिए जयशंकर प्रसाद का, इन्होंने छायावाद को परिभाषित किया है कि जब वेदना के आधार पर, थोड़ा सा मिसप्रिंट काफ़ी हो रखे हैं इसमें, ये वो नहीं है, ये थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। ठीक है। ये जो है प्रसाद का है कि जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूति, यानी अपनी अनुभूति की वेदना आधार बनाना है, अपनी वेदना के आधार पर अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने वाला जो आंदोलन था या जो परंपरा शुरू हुई, वो उसे क्या कहा गया, हिंदी में छायावाद कहा गया। ये प्रसाद का कथन है। ठीक है। इसके अलावा ये वर्ल्ड फेमस कथन है, आप लोग जानते हैं, नगेंद्र का, कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अगला रामकुमार वर्मा ने एक और लिखी है, ये आत्मा परमात्मा वाला कथन है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा पर तथा परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। रामकुमार वर्मा का भी याद रह जाना चाहिए आपको, ये वाला कथन किसका है, बस इतना ही तैयार करना है। आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर, रामकुमार वर्मा का कथन है। नामवर सिंह ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि छायावाद का वक्त व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बड़ा कदम था। ये जो छायावाद का
व्यक्ति स्वातंत्र्य था वो सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध एक बड़ा कदम था। सामंती मर्यादाएं आप लोग जानते होंगे, जो सामंतवाद मध्यकालीन चलता है जिसमें बहुत सारी कुप्रथाएं और गलत परंपराएं थी, उसके विरुद्ध एक प्रकार का आंदोलन जो चला उसको जो है उन्होंने छायावाद के वक्त से रिलेट किया। उन्होंने कहा कि छायावाद का आंदोलन इस दिशा में एक बड़ा कदम था। ठीक है, सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध एक बड़ा कदम था, ये माना किसने? नामवर सिंह ने। इसके अलावा नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया, ये थोड़ा मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का वहन होना चाहिए था। यहाँ आध्यात्मिक छाया का वहन मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का वहन, कि क्या करना है? मानव के सूक्ष्म और व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से थोड़ा मिलता जुलता कथन है नाम ये राम कुमार वर्मा से, लेकिन अलग शब्द है। ठीक है, इन्होंने आत्मा परमात्मा वाला कथन कहा, नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा कि सूक्ष्म और व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का वहन जो है छायावाद की सबसे अच्छी व्याख्या है। ठीक है, तो ये प्रमुख कथन है, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग कथन, ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला देखिए, अब हम आते हैं छायावाद के प्रमुख कवियों पर। आप लोग जानते हैं 4 कवि हैं, चारों के चारों आपके सिलेबस में हैं और महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप मान करके चलिए 2 क्वेश्चन भी आ सकते, 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन तो शॉर्ट मानिए कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले जो कवि हैं आपके वरिष्ठतम कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो प्रसाद की रचनाएं अगर हम एक बार थोड़ा सा देखें तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? गीति काव्य देखेंगे तो कानन कुसुम, झरना और लहर। ठीक है, कानन कुसुम, झरना और लहर ये इनके गीति काव्य हैं, यानी कि गीत के फॉर्म में लिखे हुए काव्य हैं। खंड काव्य में बात करेंगे तो प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और आंसू, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और आंसू। इसके अलावा महाकाव्य जो लिखा गया कामायनी, बड़ा महत्वपूर्ण। और अन्य मुक्तक 2-4 अन्य रचनाएं अगर आप याद रखेंगे, उर्वशी, वन मिलन, शोकोच्छ्वास और चित्राधार। ठीक है, शोकोच्छ्वास एक रचना, उच्छ्वास नाम की भी मिलती है, ये किसकी रचना है? कल हमने पढ़ा था, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, और इनकी जो रचना है शोकोच्छ्वास, दोनों की मिलती जुलती है, उच्छ्वास शोकोच्छ्वास, कन्फ्यूजन मत करना। उच्छ्वास गुप्त जी, शोकोच्छ्वास जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ये रचनाएं हैं भाई इनकी, आप याद कर लीजिएगा, नाम जरूर याद कर लीजिएगा कम से कम। ठीक है, उर्वशी, वन मिलन, शोकोच्छ्वास, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, आंसू, कामायनी। और इनके काव्य रूप भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन सा किस प्रकार का है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाए कि आंसू का काव्य रूप क्या है? गीति काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक किस प्रकार का है? तो खंड काव्य। ठीक है, वैसे गीति काव्य भी मुक्तक के अंदर ही आता है क्योंकि गीत भी अपने आप में मुक्तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की प्रमुख रचनाओं के बारे में देखिए। जो चित्राधार जो रचना है, प्रसाद शुरुआत में जो है कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। ठीक है, ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से कविताएं लिखते थे और इनकी जो ब्रज भाषा की कविताओं का संकलन है वो है आपकी चित्राधार। तो चित्राधार क्या है? ब्रज भाषा की रचनाओं का संकलन। प्रसाद की ब्रज भाषा की रचनाओं का संकलन या संग्रह कौन सा है? चित्राधार है। याद रह जाना चाहिए, चित्राधार कलाधर उपनाम से लिखते थे और ब्रज भाषा की रचनाओं का संकलन है चित्राधार। ठीक है, उर्वशी की अगर हम बात करेंगे तो ये एक गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। चंपू काव्य का मतलब आप लोग जानते होंगे, जिसमें गद्य भी होता है और पद्य भी होता है, थोड़ा गद्य में चलता है थोड़ा पद्य में चलता है। तो उस तरह से जो रचनाएं लिखी जाती है उसको कहा जाता है चंपू काव्य, और उर्वशी एक उसी तरह का काव्य है। इसके अलावा कानन कुसुम बात करेंगे तो खड़ी बोली में प्रसाद ने जो पहला काव्य संग्रह प्रकाशित कराया वो कानन कुसुम था। ठीक है, वैसे इससे पहले कौन सा था? इसका मतलब चित्राधार। इससे पहले जो भी इन्होंने छपाया वो ब्रज भाषा में छपाया। पहला कौन सा छपा? कानन कुसुम, प्रसाद का खड़ी बोली का पहला काव्य संग्रह है। ठीक है, अन्य अब जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो उनके बारे में हमको पढ़ना चाहिए। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट तो है आपकी झरना। वैसे मतलब 4 महत्वपूर्ण रचनाओं में सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है झरना। ठीक है, झरना जो है हिंदी में छायावाद का पहला काव्य संग्रह स्वीकार किया जाता है। ठीक है, कविता कौन सी है? तो कुररी के प्रति मुकुटधर पांडे की। लेकिन काव्य संग्रह की बात करेंगे, हिंदी का छायावाद का पहला काव्य संग्रह, इस तरह से आ गया। काव्य संग्रह और काव्य के बीच फर्क आपको पता होगा, इतनी मैं उम्मीद आपसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो काव्य संग्रह झरना है। ठीक है, इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है क्योंकि पहला है तो इसीलिए। झरना काव्य संग्रह में संकलित कविता प्रथम प्रभात, ये प्रसाद की पहली छायावादी कविता है। ठीक है, प्रसाद की संरचना संसार में बात करेंगे तो झरना ही, क्योंकि पहला काव्य संग्रह है तो उसकी जो पहली कविता होगी प्रथम प्रभात,
वो प्रसाद की पहली छायावादी कविता मानी जाती है। ठीक है, तो ये सारे तथ्य हैं झरना से पहला छायावादी काव्य संग्रह। ठीक है, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला इसको कहते हैं, और इसमें जो संकलित है प्रथम प्रभात, ये प्रसाद की पहली छायावादी कविता है। वैसे हिंदी की पहली छायावादी कविता कौन सी है? कुरूरी के प्रति मुकुटधर पांडे की। और प्रसाद की बात करेंगे तो प्रथम प्रभात प्रसाद की रचना। ठीक है, दूसरी रचना है, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, आंसू। ठीक है, और आंसू के बारे में कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रसाद का एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है ये। आंसू जो है प्रसाद का विरह प्रधान स्मृति काव्य है, और इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। यह एक असफल प्रेम की कथा है, किंतु आंसू का जो दूसरा संस्करण है कवि के विकसित दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, दूसरा दृष्टिकोण किस तरह से दर्शाता है? ये संस्करण होना चाहिए था। आंसू का जो दूसरा संस्करण है उसमें कवि ने अपनी अनुभूति में आध्यात्मिकता को स्थान दिया है। देखिए, मतलब इसके 2 संस्करण छपे। तो इसका जो पहला संस्करण है इसमें तो केवल प्रसाद ने अपनी वेदना की बात कही, लेकिन जो दूसरा संस्करण है, दूसरे संस्करण में इन्होंने थोड़ा सा आध्यात्मिकता उसके अंदर ला दी है। ठीक है, अपनी वेदना में आध्यात्मिकता लेकर के आ गए दूसरे उसमें, इसलिए दूसरा वाला जो संस्करण है वो ज़्यादा सफल, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, और इसमें हुआ क्या है? आत्मवेदना विश्व वेदना के साथ एकाकार हो गई है, इस तरह से माना जाता है। और देखिए इसमें, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। ये जो पंक्तियां हैं ये कहाँ से ली गई हैं? आंसू से ही ली गई हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पंक्तियां, सारी की सारी पंक्तियां आ भी नहीं सकती हैं इसमें, सारी की सारी बताई भी नहीं जा सकती, इसलिए आपको अपने स्तर पे इनको तैयार करना चाहिए। पंक्तियों को तैयार करना है आपको। जो भी आपके ग्रेजुएशन में जो आपने BA में पढ़ा होगा ना, आंसू, झरना, वहाँ से जो टेक्स्ट उसमें लगा हुआ है वो आपको जो है उसका वहाँ से देखना। ठीक है, तो ये जो है कुछ पंक्तियां तो मैंने यहाँ से दी हुई हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। वैसे अब इसका समय नहीं है, वैसे एक दो नंबर के लिए आप इतना मेहनत मत करो। ठीक है, कि BA में दोबारा जा करके, ये आपको शुरू में करना चाहिए था जब आप मेन इसकी पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, जब सिलेबस आया था मार्च अप्रैल में तब होना चाहिए था, अब नहीं हो सकता है, अब केवल रिविज़न की बात है। तो वैसे भी 1-2 ही प्रश्न पूछा जाएगा पंक्तियों पर, और अगर इसमें से आ गया तो आपकी अच्छी किस्मत है, नहीं आया तो देख लेना आप लोग उसमें से, होगा जो भी होगा। तो आंसू से ये रचना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है इसमें रचनाएं इसकी है। ठीक है, करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, आंसू में। ठीक है, याद रख लेना। पंक्तियां भी याद रखना कि प्रसाद की हों, किस में संकलित हैं ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले लहर पे बात कर लेंगे, फिर कामायनी पाएंगे। देखिए, लहर जो रचना है ना, इसको आंसू और कामायनी के बीच का मध्यवर्ती कहा जाता है। यानी कि आंसू इनकी शुरुआत में लिखी गई, कामायनी सबसे बाद में लिखी, और इन दोनों के बीच में जो रचना लिखी गई थी वो थी आपकी लहर। ठीक है, इसलिए इसको मध्यवर्ती बिंदु कहा जाता है। क्यों है? क्योंकि आंसू में क्या था? एक प्रकार का यौवन का प्रेम और सुंदरता की कविताएं थी। ठीक है, और कामायनी आप लोग जानते हैं पूरी तरह से आध्यात्मिक और दार्शनिक रचना है, और लहर जो है इन दोनों के बीच की रचना है। लहर में आंसू के समान प्रेम, यौवन और सौंदर्य की कविताएं अधिक हैं, किंतु इसमें आंसू का भावातिरेक नहीं है। भावातिरेक समझते हैं, एकदम भावनाओं की अधिकता, एकदम इमोशनल होकर के लिखी गई रचना, उस तरह की लहर में नहीं है। हालांकि इसी तरह की कविताएं आंसू में भी उसी तरह की कविताएं हैं और लहर में भी, लेकिन अंतर क्या है? आंसू बहुत भावातिरेक भरी हुई रचना है, लहर में उस तरह की आपको नज़र नहीं आती है। ये थोड़ा संयमित रचना है, यहाँ वेदना क्या है? संयमित है। ठीक है, और देखिए रचना इसकी कुछ पंक्तियाँ आप लोग देखिए, कुछ रचनाएं कहाँ कौन कौन सी पंक्तियाँ जो है जो लहर में संकलित है, ये आपने सुना ही होगा। बीती विभागवरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नगरी, तो ये लहर में ही है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये जो पूरा का पूरा गीत है, एक तरह का पलायनवाद का आरोप इस पर लगता है कि ये क्या है, मतलब ज़िंदगी के कष्टों से, ज़िंदगी से एक तरह के भागने का आग्रह ये कर रहा है कि भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे देकर, पूरे भुलावा देकर के आगे बढ़ाओ नाव को, इस तरह की बात कहा जा रहा है। इसके अलावा देखिए, उठ उठ गिर गिर फिर आती, नर्तित पद चिन्ह बना जाती, सिकता की रेखाएं उभार भर जाती अपनी तरल सिहर। तो ये जो पंक्तियां हैं ये भी आपकी लहर से ही हैं। ठीक है, इसके अलावा कामायनी की अगर हम बात करेंगे तो कामायनी हिंदी का अंतिम महाकाव्य माना जाता है, अंतिम सफल महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, कामायनी की जो कथा वस्तु है, इसके जो स्रोत हैं बहुत सारे हैं। कि ये जो कामायनी वाली कथा मिलती है, मनु श्रद्धा वाली कहानी, ये आपने सुनी भी होगी ही। ठीक है, प्रलय और उसके बाद की कहानी,
तो ये बहुत जगहों पे मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है, छांदोग्य उपनिषद में मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, श्रीमद् भागवत में भी ये कहानी मिलती है। लेकिन इसके वर्जन चेंज होते रहते हैं, यानी कि ऋग्वेद में थोड़ा अलग तरह की है, छांदोग्य उपनिषद में थोड़ा अलग है, उसका थोड़ा सा स्वरूप बदलता है। जैसे रामायण आप राम की कहानी आप देखेंगे तो अलग अलग, जिन लोगों ने भी अलग अलग लिखा है, हर जगह स्वरूप बदला है। रामायण जो आपकी संस्कृत वाली है, वाल्मीकि वाली, वो उसमें अलग है, रामचरितमानस में स्वरूप अलग है, अलग अलग लोगों का अलग अलग है ना। कृतिवास रामायण में अलग होगा, कंब रामायण में अलग होगा, इस तरह से अलग अलग है। तो कामायनी की जो मूल कथा है वो वाला, यानी कि जो कामायनी वाला वर्जन है जो इसमें है, वो शतपथ ब्राह्मण वाली कहानी है। जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण वाली कहानी जो है वो कामायनी में प्रसाद ने यूज की है, ठीक है। उसका आधार लिया हुआ है। कामायनी के 15 सर्ग हैं और 15 के 15 सर्ग आपको याद होने चाहिए और क्रम सहित याद होने चाहिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रख करके मान रहा हूँ, और ये किसी भी कीमत पे आपको याद रखना है, आज ही याद करना है और अभी याद करना है, ठीक है। मतलब वीडियो पूरी होने के बाद जैसे नोट्स आप तैयार करेंगे तो किसी भी कीमत पे आपको रट देना है, ठीक है। और ये देखिए इसके 15 के 15 सर्ग क्रम सहित, एकदम क्रम सहित, क्रम भी पूछा जा सकता है कि सही क्रम कौन सा है। और आसान सवाल होगा अगर शुरू का पूछ लिया जाए, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, तो सबको याद रहता है, लेकिन यहाँ बीच में गड़बड़ा जाते हैं लोग, तो यहीं बीच से अगर पूछ लिया गया तो फिर काम खराब हो जाएगा, इसलिए याद करना है अच्छे से। देखिए, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ठीक है। ये 5-5 के क्रम में कोई लोग 3 के उसमें ब्रेक करके याद करता है, लेकिन रटना है किसी भी तरह से, बार बार याद करना है इस सबको, ठीक है। तो उस तरह से याद किया जा सकता है कामायनी के 15 सर्ग, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ठीक है। इस तरह से रटना है बार बार। अच्छा, कामायनी की बात अभी पूरी हुई नहीं है, कामायनी को हमने बहुत अच्छे से तैयार करना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और जहाँ तक मुझे लगता है प्रश्न कामायनी से ही आएगा, ठीक है, ज़्यादा संभावना वहीं से है। तो कामायनी के दर्शन की अगर हम बात करेंगे तो कामायनी का जो दर्शन है वो कौन सा है, प्रत्यभिज्ञा दर्शन है, ठीक है। और इसको शैवाद्वैतवाद भी कहते हैं, तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहा जाए, शैवाद्वैतवाद कहा जाए, सभी वही है, ठीक है। इस पर कुछ कुछ अन्य दर्शनों का भी प्रभाव है, जैसे थोड़ा बहुत अरविंद दर्शन का प्रभाव है, गांधीवाद का प्रभाव है, हल्का फुल्का दिखाई देता है, ठीक है। और इस वजह से, और कामायनी का दर्शन, ये जो मेन दर्शन है प्रतिभिज्ञा दर्शन, वो क्या है? प्रतिभिज्ञा दर्शन के अनुसार संसार की जो मूल समस्या है, संसार की जो मूल समस्या है वो क्या है? विषमता या असंतुलन, ठीक है, कि विषमता या असंतुलन की जो स्थिति है वो है संसार की मूल समस्या। और ये संतुलन क्या है? मनुष्य की जो 3 चीज़ें हैं, इच्छा, क्रिया और ज्ञान, इच्छा, क्रिया और ज्ञान के बीच असंतुलन जो है संसार की मूल समस्या है। ये क्या मानता है? प्रतिभिज्ञा दर्शन की मान्यता है। प्रतिभिज्ञा दर्शन क्या है? अगर पूछ लिया जाए कि क्या है, तो आपको सीधा सीधा यही जवाब देना है कि इच्छा, क्रिया और ज्ञान के बीच जो है असंतुलन की स्थिति संसार की मूल समस्या है, ये प्रतिभिज्ञा दर्शन है, ठीक है। ये कामायनी में भी इन्होंने लिखा है, ये देखिए, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो इस तरह की बात जो है कामायनी में, ये कामायनी की ही पंक्तियां हैं, ठीक है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो असंतुलन की स्थिति है ज्ञान, क्रिया और इच्छा के बीच, ठीक है, इच्छा, क्रिया, ज्ञान का असंतुलन। तो ये जो है कामायनी का दर्शन है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि इनके बीच जब संतुलन लेकर के आ जाते हैं, ये दर्शन के अनुसार, कि जब व्यक्ति विषमता की स्थिति में होता है तो उसका जीवन दुखों से भरा होता है, और इस विषमता की स्थिति से मुक्त होकर मनुष्य को जिस स्थिति में पहुंचना है वो क्या है? समरसता की स्थिति है। और समरसता की स्थिति में क्या होगा? इच्छा, क्रिया और ज्ञान के बीच संतुलन हो जाएगा, समन्वय हो जाएगा और आनंद की उपलब्धि होगी। समझ रहे हैं आप कि जब इच्छा, क्रिया, ज्ञान के बीच बैलेंस नहीं है, संतुलन या समन्वय नहीं है, तो क्या होगा? मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ होगा। और इसको पूरा करने के लिए, इसके लिए क्या करना है? इच्छा, क्रिया और ज्ञान के बीच संतुलन बिठाना है, ठीक है। और ये संतुलन जब बैठेगा तो क्या होगा? संतुलन बैठेगा तो इससे क्या होगा? आनंद की उपलब्धि होगी, समरसता की स्थिति होगी, और इस समरसता की स्थिति में क्या होगा? आनंद की उपलब्धि होगी। इसलिए इसको आनंदवाद भी कहते हैं कई बार। आनंदवाद शब्द आ जाए तो भी घबराना नहीं है, वही है, ठीक है, आनंद की स्थिति। क्योंकि देखिए अंतिम सर्ग में क्या प्राप्त होता है? आनंद की ही स्थिति में व्यक्ति पहुंचता है, ठीक है। यहाँ से होते होते ये सारे के सारे मनोभाव हैं, दर्शन, रहस्य और आनंद तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये है भाई। तो इसकी जो पंक्ति है, ये अंतिम पंक्तियाँ हैं इसकी
कामायनी की आखिरी यहीं से है। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। तो आनंद की स्थापना यहाँ पर होती है और यहीं पर कामायनी भी समाप्त होती है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए कामायनी के प्रतीक देखिए। अच्छा, ये टेबल थोड़ा सा ओवरलैप कर रही है, ठीक है, लेकिन प्रतीक और इसकी बात थोड़ा सा हमको अलग से देखनी चाहिए। ठीक है, इसमें प्रतीक देखिए, कामायनी में जो मनु है, मनु है वो मन का प्रतीक है। ठीक है, इसके अलावा जो श्रद्धा है, श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो श्रद्धा है हृदय का प्रतीक। ठीक है, ईड़ा है, ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है। और जो कुमार है, कुमार जो यानी कि मनु और श्रद्धा का पुत्र है, वो क्या है? वो मनुष्य का प्रतीक है। ठीक है, ये है भाई बात। आगे बढ़ेंगे। कामायनी का अंगिरस अगर आपसे पूछा जाए, कई बार पूछा जाता है, क्योंकि महाकाव्य है तो महाकाव्य का रंग रस जरूर होता है। तो कामायनी का अंगिरस क्या है? आनंद मूलक शांत रस। ठीक है, आनंद मूलक शांत रस कामायनी का अंगिरस है। ठीक है, कामायनी के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं। इसके अलावा कामायनी पर लिखे गए जो लेख हैं, थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप थोड़ा सा पहचानेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा इसमें। ठीक है, देखिए कामायनी पर जो प्रमुख लेख लिखे गए उसमें से कामायनी एक पुनर्विचार महत्वपूर्ण लेख है या किताब है। ये किसने लिखी है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखी है। ठीक है, मुक्तिबोध ने लिखी है क्या? कामायनी एक पुनर्विचार। इसके अलावा कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, ये जो लेख है ये है डॉक्टर नगेंद्र का। और कामायनी एक असफल कृति, ये जो लेख है ये किसका है? ये है इंद्रनाथ मदान का। ठीक है, कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं डॉक्टर नगेंद्र, कामायनी एक असफल कृति इंद्रनाथ मदान। ठीक है, कामायनी के बारे में अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या बातें कही हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने मानवता का रसात्मक इतिहास इसको कहा। नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा? मानवता का रसात्मक इतिहास कहा। शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा। छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा। और नामवर सिंह ने आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा? नामवर सिंह ने कहा आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य। निराला ने कहा रहस्यवाद का पहला महाकाव्य। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य मुक्तिबोध। कामायनी एक फैंटेसी काव्य है, और इसको मतलब फैंटेसी नेगेटिव सेंस में कहा कि प्रसाद ने क्या किया, जो बड़ी व्यवहारिक समस्याएं थी, जो बड़ी जगत की समस्याएं थी, बड़ा उसको आध्यात्मिक रंग दे दिया, एकदम उसको आध्यात्मिक बना दिया। ये मुक्तिबोध की आलोचना है। कामायनी एक पुनर्विचार में उन्होंने यही साबित किया। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी के अध्ययन की समस्याएं में इसका महाकाव्यत्व का एक तरह से बात करी। इसके महाकाव्यत्व पर चर्चा किसने की है? डॉक्टर नगेंद्र ने की है, और उन्होंने मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा। नामवर सिंह ने आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसको कहा? कामायनी को कहा। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग याद रखने पड़ेंगे। ये टेबल पूछी जाती है, कई बार पूछा जाता है कि ये किसने कहा, कामायनी के बारे में यह कथन किसका है। अच्छा, इसमें मैंने केवल इसका श्रद्धा सर्ग लिया है आपके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि सारे सर्ग अगर पढ़ने लगें तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा सर्ग को मैंने लिया है, इसका कारण यह है कि जो आपके बीए का जो सिलेबस है ना, वहाँ पे श्रद्धा सर्ग जरूर लगा हुआ होता है। कहीं भी आप देखेंगे श्रद्धा सर्ग अवश्य लगा होता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्रद्धा सर्ग ही है, खासकर ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, तो कामायनी का सबसे महत्वपूर्ण सर्ग है, और इसकी शुरुआत जो होती है श्रद्धा के आगमन से होती है। होता क्या है कि अगर आपने कामायनी थोड़ा बहुत पढ़ी हो तो कामायनी में मन जो है बैठा हुआ है एकदम उदास, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ये जो है कामायनी यहाँ से शुरू होती है कि वो एकदम प्रलय हो चुकी है और वो एकदम ऊपर बैठा हुआ है और कोई बचा हुआ नहीं है, केवल वही एक बचा हुआ है, और वहाँ से वो पूरी दुनिया को जो है नष्ट हो चुका देखता है। तो फिर एकदम चिंता सर्ग वहाँ से शुरू होता है, एकदम परेशान है उसमें, और वहाँ से फिर श्रद्धा आती है। तो श्रद्धा के आगमन के साथ ही श्रद्धा सर्ग शुरू होता है। चिंता सर्ग खत्म होता है, श्रद्धा सर्ग शुरू होता है। श्रद्धा कौन है? गंधर्वों के देश की कन्या है, और ये काम की पुत्री है। अगर आपसे पूछा जाए कि कामायनी कौन है, कामायनी जो रचना का नाम है, कामायनी और कोई नहीं है, श्रद्धा ही है। श्रद्धा का ही नाम कामायनी है। ठीक है, काम की पुत्री कामायनी। ठीक है, गंधर्वों के देश की कन्या है। यह ललित कलाओं के आकर्षण के कारण हिमालय की ओर आई है कि ललित कलाएं सीखूंगी मैं हिमालय आकर के, और वहाँ जो है वो मनु को देखती है कि यहाँ और कोई नहीं है, पूरी बर्बाद हो चुकी है ये पूरी पृथ्वी, और वहाँ पे कोई नहीं है, केवल एक मनुष्य यहाँ पर दिख रहा है, एक व्यक्ति दिख रहा है, मनु। तो उसको बड़ा हर्षपूर्ण विस्मय होता है। और इसके बाद श्रद्धा और मनु का संवाद है इसमें। तो श्रद्धा के बारे में चित्रण क्या किया, श्रद्धा के बारे में जो बताया प्रसाद ने कि कैसी दिख रही है श्रद्धा। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त।
तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसके लिए कही गई हैं, कई बार ये भी सवाल पूछा गया है एक बार कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त किसकी है, तो श्रद्धा के बारे में ये कहा गया है। इसके बाद जो है श्रद्धा मनु को अपना परिचय देती है और उनके बीच वार्तालाप होती है। इसके बाद श्रद्धा जो है मनु को जो है जीवन दर्शन देती है, उसके बारे में बहुत कुछ बताती है और यही दर्शन जो है इसे ही कहा जाता है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन किसके मुख से कहलवाया है, तो श्रद्धा के मुख से कहलवाया है। मनु और श्रद्धा का संवाद है, तो फिर मनु अपनी परेशानियां बताता है और उसके बाद श्रद्धा जो है ये दर्शन देती है कि कर रही लीलामय आनंद महाचिति, सजग सी हुई व्यक्त विश्व का उन्मूलन अभिराम, इसी से सब होते अनुरक्त। तो ये जो पंक्तियां हैं ये सब यहाँ से ली गई हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य पंक्तियाँ ऊपर हमने देखी ली हैं, ये समरसता वाला, ज्ञान दूर वाला, ठीक है, और जो ये हैं आपके सर्ग हैं, ये सब आपको याद रखना है। विद्वानों के कथन, प्रतीक योजना और अंगीरस, महाकाव्य, तो ये सब कुछ, ठीक है। तो ये है, मुझे लगता है आप लोग तैयार उसको आराम से कर पाएंगे। अगले जो कवि आते हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो निराला के बारे में देखते हैं। निराला की जो पहली कविता थी वो थी जूही की कली, 1916 में प्रकाशित, ठीक है, 1916 में आई थी। और जूही की कली को जो है किसने रिजेक्ट किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने रिजेक्ट किया था अश्लील कविता कह करके, और सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था, ठीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण किस्सा एक आता है। मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है, तो निराला हैं। परिमल की भूमिका में कविता की मुक्ति का आह्वान इन्होंने किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ भी, अगर निराला की किसी की भूमिका पूछी जाए, आपको नहीं आ रहा हो, सीधा सीधा परिमल की भूमिका कर देना। अगर निराला क्वेश्चन में हो और कुछ भी ना हो, कुछ अजीब सा सवाल पूछ लिया जाए, परिमल ऑप्शन में हो, तो परिमल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम कहेंगे कि निराला के कविता संबंधित जो बातें आपको मिलती हैं वो कहाँ मिलती हैं, तो निराला की परिमल की भूमिका में सब कुछ मिलता है, ठीक है। और यही इन्होंने मुक्त छंद की भी घोषणा की थी। निराला का कथन आता है परिमल की भूमिका में कि जिस प्रकार मनुष्य की मुक्ति आवश्यक है, हर किसी की मुक्ति आवश्यक है, उसी तरह से कविता की मुक्ति भी आवश्यक है। और छंदों के बंधन से उन्होंने कहा कि बहुत बंधी हुई है कविता, छंद में लिखो, इतना मीटर काट छांट करके, उन्होंने कहा मुक्त छंद में लिखो, छंदों से मुक्त कर दो कविता को, ठीक है। तो मुक्त छंद में इन्होंने लिखा और कई आलोचकों ने जो है, कई लोगों ने मुक्त छंद की आलोचना की है और इसको रबर छंद या केचुआ छंद कहा, ठीक है। तो ये जो एक महत्वपूर्ण बात इसमें आती है। निराला के काव्य संग्रहों की बात करेंगे तो सारे के सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका का भाग 2 छपा था, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नई पते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांध्य काकली, ठीक है। तो बड़े महत्वपूर्ण है, शुरुआत के तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे के सारे याद रह सकते हैं, कोई इतना कठिन काम ये नहीं है, ठीक है। बिल्कुल अभी आपसे पूछा जाए कि निराला के सुनाओ, तो हालांकि उस तरह से याद ना हो भले ही, लेकिन अगर आपने अच्छे से 3-4 बार देख लेंगे तो पेपर में आप एलिमिनेट कर पाएंगे कि आपके माना 4 ऑप्शन है, माना पूछ लिया जाए, वैसे तो इतना स्ट्रेट सवाल नहीं पूछा जाएगा, माना पूछा गया अणिमा किसका काव्य संग्रह है, आपके पास 4 विकल्प हैं, प्रसाद, निराला, अशोक वाजपेयी और मुक्तिबोध। तो आप कर पाएंगे कि यार अणिमा लग रहा है निराला का, तो आपको हल्का हल्का याद आएगा, तो आप लोग उसको कर लेंगे। इस तरह से करना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल डिमोटिवेट होकर के नहीं पढ़ना है, बिल्कुल होप के साथ पढ़ते रहना है, बस आपको अपना काम करते रहना है, ठीक है। और गीता को याद रखना है, कर्मण्य वाधिकारस्ते, हमें केवल कर्म करना है, फल अपने आप मिल जाता है, कोई उसमें समस्या नहीं है, ठीक है, ऐसा होता है। तो अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका का भाग 2, तो अगर आप इसको स्किप भी करना चाहें तो भी आप सीधे फ्लो में पढ़ सकते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांध्य काकली, इस तरह से इसको याद रखना है। क्रम याद रखेंगे, बड़ा ज़रूरी है, कई बार क्रम भी पूछा जाता है, ठीक है, और इसी क्रम से रखा गया है इसमें। हाँ, वर्ष नहीं पूछा जाता कि कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष क्या है, बहुत कम संभावना है कि वो पूछा जाए, ठीक है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, तो इतना रेयर हो कि शायद कभी एक सवाल पूछा जाए, उसके पीछे बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी है। ये भी आपको देखना है कि आपके दिमाग की जो स्टोरेज है वो भी फिक्स है, भले ही बहुत है ना टेराबाइट के हिसाब से होगी, लेकिन कुछ भी हो उसकी एक लिमिट है, ठीक है, आपके याद करने की। तो अपने स्टोरेज में फालतू चीज़ें नहीं रखनी है। जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है उसमें आपकी ना ऊर्जा खपानी है, ना टाइम वेस्ट करना है, और ना अपने दिमाग का जो है स्टोरेज भरना है फालतू चीज़ों से, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही याद करना है, वही पूछा भी जाता है। निराला की कविताओं में अगर हम देखेंगे कि कौन कौन सी रचनाएं क्या क्या हैं, काव्य संग्रह है परिमल और अनामिका 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। परिमल, अच्छा ये अनामिका भाग 2 है। कई बार लोग पूछेंगे कि सर अनामिका तो 1923 में छप गया था
और जो राम की शक्ति पूजा है वो तो 36 की रचना है, तो फिर अनामिका में शक्ति पूजा कैसे आई? ये अनामिका भाग 2 में है ये सारी रचनाएं, ठीक है, भाग 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परिमल जो है, परिमल में रचनाएं संकलित हैं जूही की कली, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, विधवा और भिक्षुक। ये सारी महत्वपूर्ण कविताएं हैं इनकी, पढ़ेंगे भी हम इन कविताओं को आगे। जूही की कली, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, विधवा और भिक्षुक परिमल में संकलित हैं। इसके अलावा कई बार क्योंकि ये सवाल पूछा है, जैसे सरोज स्मृति कहाँ संकलित है? अनामिका भाग 2 में, ठीक है। अनामिका में देखिए, तोड़ती पत्थर, सम्राट एडवर्ड के प्रति, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और बादल राग, ये सारे अनामिका में संकलित हैं। ये सारी महत्वपूर्ण कविताएं यही है, ठीक है। विधवा, भिक्षुक, तोड़ती पत्थर, शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, ये सब है, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होगा कि हो सकता है बादल राग किसी ने परिमल में भी पढ़ा हो कि परिमल में भी संकलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक कविता 2 संग्रह में संकलित हो सकती है। हो सकता है जैसे परिमल छपा, परिमल में बादल राग डाल दिया, बाद में अनामिका छपा तो अनामिका का में क्या कर दिया? अनामिका में भी बादल राग प्रकाशित कर दिया, ठीक है। लेकिन मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं ये पिछले आयोगों के हिसाब से बनाए हैं। एक जो है किसी आयोग का सवाल ये पूछा गया था कि बादल राग किस में संकलित है, ठीक है, तो अनामिका भाग 2 में संकलित है। ये जो है उन्होंने आयोग ने उत्तर माना था, इस वजह से मैंने नोट्स में भी इसी तरह से लिखा हुआ है। एनसीईआरटी ने भी बादल राग को यही माना है, ठीक है। तो इस तरह से प्रामाणिकता निर्धारित करते हैं हम लोग कि जो प्रामाणिक किताबें हैं या किसी आयोग ने क्या माना है उस हिसाब से, ठीक है। बाकी अगर UGET कुछ और मानेगा तो फिर देख लेंगे उसको, है ना, केस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लेम कर लेंगे इस उत्तर को कि भाई यहाँ तो ऐसा है, ठीक है। चलिए, बादल राग देखिए, बादल राग किस तरह की रचना है? 6 खंडों में है और बादल को धरती के पोषक एवं क्रांति के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है, ठीक है। और ये ध्वन्यात्मकता और नाद सौंदर्य से परिपूर्ण कविता है। थोड़ा बादल राग अगर आपने पढ़ी तो जरूर होगी, ठीक है, थोड़ा रुचि के साथ पढ़ा होता तो जो है ज़्यादा आसान होती हैं चीज़ें, ठीक है। केवल एक टास्क की तरह कि हाँ एक विषय मुझे चुनना है और नौकरी लगना है, इस भाव से अगर आपने पढ़ा होगा तो भाई उसके मुकाबले आप पीछे हैं जिसने बहुत रुचि के साथ पढ़ा है, जिसने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा है हिंदी को या अपने कोई भी विषय हो, जिसने रुचि के साथ पढ़ा है, केवल और केवल परीक्षा पास करने के उद्देश्य से नहीं रटी है चीज़ें, जिसने रुचि के साथ पढ़ा है भाई निश्चित रूप से वो आगे रहेगा, चाहे 2 कदम आगे हो चाहे 1 नंबर आगे हो, ठीक है। लेकिन आगे वो जरूर रहेगा जिसने रुचि के साथ पढ़ा है, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेता है, ठीक है, एक कॉन्शियस एफर्ट उसकी तरफ से हो जाता है। और जो रुचि के साथ पढ़ता है उसको याद भी ज़्यादा होता है, जल्दी होता है, तो फिर वो एक्सपर्ट बन जाता है अपने विषय में। तो देखिए, राग अमर अंबर में भर निज रोर, ये पंक्ति खूब आती है खासकर पहले भाग में, राग अमर अंबर में भर निज रोर, और पूरी कविता इसी के आसपास पूरी बुनी गई है। ये कि ये हुक लाइन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भिक्षुक एक इनकी कविता है, बड़ी महत्वपूर्ण है। इस कविता में भिक्षुक की दीनहीन दशा का हृदय विदारक चित्रण किया गया है, ठीक है। और ये कविता कैसी है, इसकी पंक्तियां देखिए। वह आता 2 टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, 2 टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता। तो ये जो कविता है ये कौन सी है? ये है भिक्षुक, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, ये किसका वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में? निराला ने किसका वर्णन किया है? तो भिक्षुक जो है कविता से ये लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट पंक्तियां ही मैंने ली है, पूरी कविता छापने का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर 500 पेज के नोट्स का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। 500 पेज के नहीं होते हैं नोट्स, उससे अच्छा किताब खरीद के पढ़ लो, ठीक है। तो वह आता 2 टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता, ये जो पंक्तियां हैं ये भिक्षुक कविता की है, ठीक है। भिक्षुक का जो है हृदय विदारक चित्रण इसमें किया गया है। अगली पंक्ति देखिए, कविता देखिए, विधवा। और विधवा आप लोग जानते हैं, विधवाओं का जीवन व्यक्तिगत स्तर पर वैसे ही खराब होता है, और हमारा समाज इतना अच्छा इतना महान है भारत का समाज कि जिसका जीवन पहले से खराब होता है उसको फिर और ज़्यादा सुनिश्चित करता है हमारे देश का समाज कि उसको जो है और भी ज़्यादा बर्बाद किया जाए। जैसे अगर आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति अपंग है, माना किसी के पैर में कुछ डिसेबिलिटी है और वो चलने में उतना समर्थ नहीं है, तो हमारा समाज इंश्योर करता है उसको लंगड़ा लंगड़ा बोल करके कि उसका जो है जीवन पूरी तरह से बर्बाद किया जाए, ठीक है। तो इस तरह की बातें खूब चलती हैं। तो कवि का जो हृदय है या कवि की जो सोच है वो उस तरफ जरूर जाती है, वंचितों के प्रति, शोषितों के प्रति, या किसी भी प्रकार की एक तरह के अभाव झेलता हुआ। तो विधवा जो है समाज की रूढ़िवादी एवं परंपरागत सोच पर चोट करते हुए निराला इस कविता में बताते हैं कि विधवा का जीवन अपनी पावनता में कितना भव्य और दिव्य है। वैसे विधवाओं को जो आप लोग जानते हैं कि समाज जो है बहुत हेय दृष्टि से देखता है, ठीक है। तो इस वजह से तो विधवा का जीवन जो है अपनी पावनता में कितना भव्य और दिव्य जो है
बताया है। और कविता में देखिए विधवा कितना कमाल का उन्होंने कहा, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल के तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छोटी लता सी दीन, ललित भारत की विधवा है। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं ये निराला की विधवा से ली गई हैं। कई बार पूछ लिया जाता है वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी किसका वर्णन है ये, और 4 सवाल पूछ लिए जाएंगे, सवाल ऑप्शन रखे जाएंगे, बड़े क्लोज के रखे जाएंगे, सरस्वती का है ना, विधवा का, 2 ऑप्शन इसी से मिलते जुलते और, ठीक है, या भारत माता का, इस तरह से रखा जाता है। तो विधवा जो है ये है। अगली पंक्ति देखिए, तोड़ती पत्थर, इसमें मजदूर का इन्होंने चित्रण किया, मजदूर का भी नहीं बल्कि मजदूरन का, और ये और भी ज़्यादा कमाल की बात नज़र आती है इसमें। इस कविता के केंद्र में समाज का श्रमिक वर्ग है, और इस कविता में निराला ने एक मजदूर के मन की व्यथा को प्रस्तुत किया है, और मजदूरन का है दरअसल, वैसे है, ठीक है, वैसे तो मजदूर मजदूरन, लेकिन निराला ने मतलब मजदूरों में भी है ना, एक श्रमिक वर्ग में भी स्त्री श्रमिक का जो है चित्रण किया है। तो देखिए, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, कोई न छायादार पेड़ वह, जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। और ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ये यहाँ का आ गया, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार, ठीक है, इस तरह से ये पंक्ति चलती है। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, ठीक है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये तोड़ती पत्थर की है ना, मजदूर श्रमिक की व्यथा या का उसका चित्रण किया गया है, ठीक है। तो देखिए उसमें किस तरह का है कि धूप में जो है वो उसका बिंब खींचा है कि किस तरह से वो बार बार जो है गुरु हथौड़े हाथ में, यानी कि बड़ा हथौड़ा हाथ में लेकर के बार बार प्रहार करती है, ठीक है। तोड़ती पत्थर इस तरह की कविता है। अगली जो कविता है सरोज स्मृति, और सरोज स्मृति जो है हिंदी का पहला शोक काव्य कहा जाता है, ठीक है। पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर लिखी हुई कविता है, और एक तरफ तो ये सरोज की याद है, दूसरी तरफ निराला के अपने जीवन के जो है कष्टों का चित्रण इसमें खूब दिखाई देता है, ठीक है। अपना जीवन भी दिखाई देता है, इसके अलावा दूसरी ओर जो है अपने युग की त्रासदी भी दिखाई देती है, केवल अपनी ही नहीं, युग की भी और अपनी भी, ठीक है। और इसकी जो पंक्तियाँ हैं बड़ी मतलब हृदय विदारक है। सरोज स्मृति इस तरह की रचना है, शोक काव्य है, और सरोज जो है उनकी पुत्री थी और उसका निधन बड़ी छोटी उम्र में हो गया था, ठीक है। तो शोक काव्य है ये, शोक गीत, शोक काव्य आप इसको कहेंगे। शक्ति पूजा बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है यहाँ से, ये प्रबंधात्मक लंबी कविता है, ठीक है, कि लंबी कविता भी है तो है ये लंबी कविता, लेकिन ये क्या है, इसमें प्रबंधात्मकता है। प्रबंधात्मक कैसे आएगी, जब उसमें एक कहानी चलेगी। तो शक्ति पूजा में एक पूरी कहानी है राम की, जो है जिन्होंने शक्ति की आराधना जिस तरह से राम ने की थी, एकदम युद्ध से पहले दिन हारने के बाद कैसे उन्होंने 8-9 दिन तक राम ने शक्ति की आराधना की, वो सारी कहानी है। तो राम रावण युद्ध के 10 दिनों की कहानी इसमें दिखाई देती है। और जैसा कि मैंने आपको किसी एक वीडियो में पहले भी कहा था कि राम का स्वरूप बदलता रहा समय के साथ, तो यहाँ देखिए, यहाँ राम ईश्वर नहीं है, मानव के रूप में चित्रित हुए हैं। आपने देखा होगा राम की शक्ति पूजा कविता में जो राम है वो बड़े चमत्कारिक व्यक्ति नहीं है, वो विष्णु के अवतार नहीं है कि एकदम एक झटके में ब्रह्मास्त्र चलाया और काम उतार दिया पूरा का पूरा, ऐसा नहीं किया, ठीक है। यहाँ मानव के रूप में चित्रित हुए हैं। और मानव क्या होता है, कभी कभी खुद को शक्तिहीन अनुभव करता है, बड़ा लाचार भी होता है। ईश्वर कभी लाचार नहीं होता है ना, ईश्वर तो अपनी शक्तियों से, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो पूरे की पूरी पृथ्वी पलट देगा। लेकिन मनुष्य जो है अपनी सीमाओं में बंधे हुए होने की वजह से कभी कभी बड़ा कमज़ोर लाचार भी महसूस करता है। तो शक्ति पूजा में राम जो है इस तरह के हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो वो कई बार डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, आंसू भी निकलते हैं, एक सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। आगे शक्ति पूजा महत्वपूर्ण कविता है, इसलिए हम इसके बारे में और बात करेंगे। शक्ति पूजा की केंद्रीय संवेदना पर बड़ी डिबेट होती है कि इसकी दरअसल इसकी केंद्रीय संवेदना है क्या। कई लोग मानते हैं ये आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई कविता है, ठीक है। कई लोग मानते हैं कि शक्ति की मौलिक कल्पना करना जो है शक्ति का जो है एक तरह से पूरे भारत को एक तरह से संदेश देने का प्रयास था कि हमें शक्ति की मौलिक कल्पना करनी होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं एक देश के रूप में। इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि स्त्री की मुक्ति या नारी की मुक्ति जो है इस कविता की केंद्रीय संवेदना है, सेंट्रल थीम है। इसके अलावा कई लोग कहते हैं निराला का आत्मसंघर्ष, भी कई लोगों ने इसको माना कि निराला का आत्मसंघर्ष ही राम की शक्ति पूजा का ध्येय यानी कि केंद्रीय संवेदना है, ठीक है। शिल्प पे अगर हम बात करेंगे तो कविता आपने पढ़ी होगी, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, ठीक है। एकदम जिस तरह से ये रचना
शुरू होती है। शतशैल संवरण शील नील नभ गर्जित स्वर, इस तरह से जो है पंक्तियाँ नजर आती हैं। तो संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है और सामासिक पदों का खूब प्रयोग किया गया है। ठीक है, भारतेंदु ने, आप शुरू में आपको बताया था ना भारतेंदु युग में, तो भारतेंदु ने शुरू में कहा था कि खड़ी बोली जो है कविता के लिए बहुत उपयुक्त भाषा नहीं है, लेकिन आगे चल करके खड़ी बोली को उपयुक्त बनाया गया। तो शक्ति पूजा में एक इस तरह की चीज़ आपको नज़र आती है, सामासिकता लाने का प्रयास खूब किया गया है इसमें, है ना। तो ये है आपकी कुछ शिल्प के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखिए, ये शुरुआती पंक्तियाँ हैं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। इसके अलावा फिर जामवंत के कथन है, ये किसने कहा ये भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो जामवंत के कथन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि शक्ति की आराधना करने का जो सुझाव था या जो आइडिया था वो किसने दिया था, जामवंत ने ही दिया था कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो शुद्ध करोगे उसे ध्वस्त। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। इस तरह से जामवंत ने एडवाइस किया है इनको कि आप युद्ध छोड़ दो, कोई बात नहीं, युद्ध कोई और लड़ लेगा, आप क्या करो। जब राम कहते हैं ना कि भाई शक्ति रावण के पक्ष में है, मैंने देखा कि राम जो रावण है वो एक तरह से शक्ति ने उसको अपनी गोद में रखा हुआ है और फिर वो युद्ध लड़ रहा है, तो उसको हराना बड़ा नामुमकिन है। शक्ति से हम कैसे युद्ध लड़ेंगे, साक्षात दुर्गा उसके साथ है। तो उन्होंने कहा कि रावण अशुद्ध होकर के, कि यार अशुद्ध, रावण अशुद्ध है, अन्याय के पक्ष, अन्याय का प्रतीक है, उसके बावजूद उसने शक्ति की आराधना कर दी तो वो उनके पक्ष में चली गई। तुम भी क्या करो, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम भी क्या कर दो, शक्ति की आराधना करो तो शक्ति तुम्हारे पक्ष में होगी, क्योंकि तुम तो नैतिक हो। ठीक है, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, जामवंत के कथन है। तो शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक पंक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। ये पंक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जब आपने सुना होगा ना कि जब वो फूल उठा लेती है, पहली 107 कमल चढ़ा दिए, 108वां चढ़ाना था तो देखा कि गायब है थाली में से, तो फिर जो है तब राम के मन में एक बड़ा लाचार सा अनुभव करते हैं वो कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। और फिर वहाँ पे टर्निंग पॉइंट है इस कविता का, ये वाली पंक्ति, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। और फिर यहाँ से उनको आइडिया आता है कि मेरी एक आँख जो है राजीव नयन हूँ मैं, तो एक आँख कमल ही मान करके वो जो है वही अर्पित करने को समझते हैं, लेकिन तब तक जो शक्ति है वो उनका हाथ रोक लेती है और वरदान देती है विजय का। ठीक है, तो इस तरह से। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियां भी हैं, जैसे ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। कई बार राम को जो ना सीता की याद आती है कि नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन। ठीक है, ये पंक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो अंतिम पंक्तियां हैं शक्ति की, जय होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। ठीक है, तो कई लोग इसको बदन करते हैं, वदन नहीं है, वदन है। कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। ठीक है, तो ये है शक्ति की, ये वरदान है उनका, है ना। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण कविता है कुकुरमुत्ता, निराला की एक प्रगतिवादी कविता है, ये एक व्यंग्यात्मक कविता है। ठीक है, इसमें गुलाब जो है पूंजीवाद का प्रतीक है और कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। आप लोग जानते हैं मार्क्सवाद जो है हमने पढ़ना भी है, इसके बाद प्रगतिवाद, तो उसमें थोड़ा मार्क्सवाद समझ लेंगे। गुलाब पूंजीवाद का प्रतीक और कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। ठीक है, हैव्स और हैव नॉट्स। तो देखिए इसकी पंक्तियां बड़ी रोचक सी हैं। अबे सुनबे गुलाब, भूल मत पाई जो खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। तो कुकुरमुत्ता कह रहा है गुलाब को कि तूने क्या किया, खाद का तूने खून चूसा है और हमारी हिस्से की खाद भी तूने ही ले ली है। जैसे पूंजीवादियों ने मार्क्सवाद के अनुसार क्या कर लिया, पूंजीवादियों ने सारा का सारा धन जो है अपने वहाँ कर लिया, अपने साथ रख लिया और सर्वहारा से छीन लिया, है ना, सारे के संसाधनों पर कब्जा कर लिया। उसी तरह से गुलाब ने भी यही किया है कि ये जो खुशबू है तेरे अंदर, ये जो रंग है, ये जो तू चमक रहा है, ये जो तेरे अंदर एक तरह का रस है, वो सब क्या है, हमारा चूसा हुआ है, हमारे हिस्से का चूसा हुआ संसाधन है। तो इस तरह की पंक्तियाँ ये हैं। ठीक है, और बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये एक ही कवि है। देखिए एक तरह से वही कवि है, उसी कवि की पंक्तियाँ हैं। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन, और वही क्या है, अबे तबे की भाषा में भी कविता लिख रहा है। तो ये जो है निराला की रेंज है भाषा की। ठीक है, तो आश्चर्यजनक है। ठीक है, बड़ा कमाल है। ठीक है, तो ये है भाई।
तो इस क्लास से भी आपको लगा होगा कि निराला मुझे कितने पसंद है, बहुत बहुत उसके साथ मैंने पढ़ाया है अभी आपको ये निराला के बारे में। ठीक है, अगले कवि आते हैं आपके पंत जी, सुमित्रानंदन पंत। पंत की देखिए, सुमित्रानंदन पंत के बारे में ना ज़्यादा पंक्तियाँ नहीं पूछी जाती, कौन सी रचना में क्या है ये बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन जो ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो क्या पूछी जाती हैं कि कौन सी रचना किस दर्शन से प्रभावित है। इसलिए ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इनकी 4 छायावादी कविताएं हैं, ग्रंथि, पल्लव, वीणा और गुंजन। प्रगतिवादी कविताएं हैं, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगांतर और युगपथ। और नव मानवतावादी रचनाएं हैं, उत्तरा, रजत शिखर, लोकायतन, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, तो ये अंतिम समय की जो रचनाएं थी वो नव मानवतावादी है, बीच में प्रगतिवादी हुए थे, उसके बाद अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए, उसके बाद नव मानवतावादी हो गए। ठीक है, तो ये जो है पंत जी की रचनाएं हैं। आप पूछा जाता है कई बार, जैसे पूछ लिया जाए कि इन निम्नलिखित में से पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी विचार की नहीं है, और 4 ऑप्शन होंगे, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या और युगपथ। तो युगपथ जो है आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। ठीक है, और अच्छे से याद कर लेना इसको। पंत से ना पंक्तियाँ याद करो ना कुछ याद करो, केवल ये याद करो कौन सी रचना कहाँ से प्रभावित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट लिख लेता हूँ मैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अन्य कुछ बातें, इनकी जो पहली कविता थी वो गिरजे का घंटा थी, 1916 में प्रकाशित हुई थी। इनकी जो पहली छायावादी कविता है वो उच्छ्वास है, और अंतिम छायावादी कविता है गुंजन। ठीक है, ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन। ठीक है, तो ये जो है पंत के बारे में है। इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि माना जाता है, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि माना जाता है। ठीक है, पल्लव इनके इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, पल्लव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और पल्लव की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पल्लव की भूमिका को, क्योंकि पल्लव की भूमिका को माना जाता है छायावाद का घोषणा पत्र। ठीक है, और पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला माना जाता है। इसमें पंत ने कविता के विभिन्न पक्षों का विवेचन किया है। तो दरअसल छायावाद है क्या, छायावाद दरअसल क्या है, छायावाद की आत्मा क्या है, इसको अगर आपको समझना हो तो केवल और केवल आपको पल्लव की भूमिका पढ़नी है। ठीक है, और पल्लव की भूमिका से आपको छायावाद समझ में आ जाएगा कि छायावाद दरअसल क्या है। ठीक है, तो पल्लव की भूमिका को इस वजह से छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, और ये है, और प्रकृति की चित्रशाला कहते हैं, और इस वजह से तो पल्लव बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला और अंतिम जो कवि हैं, कवियत्री हैं आपके पास, वो है महादेवी जी। महादेवी के बारे में पढ़ते हैं। महादेवी की पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यकी, तियामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा। ठीक है, ये जो है इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, क्रम से याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यकी, तियामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो पहली है निहार, निहार की भूमिका हरिऔध ने लिखी थी। ठीक है, निहार की भूमिका किसने लिखी थी, हरिऔध जी ने लिखी थी। इनका पहला काव्य संग्रह था, तो हरिऔध ने लिखी थी इसकी भूमिका। ठीक है, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। निहार क्योंकि इनकी शुरुआती रचना है तो बहुत परिपक्व रचना इसको नहीं माना जाता है, क्योंकि बहुत शुरुआती समय में महादेवी जी ने ये लिखा था, तो शुरुआती समय की रचनाओं को बहुत कम ऐसे लेखक या रचनाकार होते हैं जिनकी पहली रचना ही बड़ी महत्वपूर्ण हो जाए। जैसे बहुत कम ऐसे लोग हैं, जैसे अगर हम बात करें, रेणु जी का पहला उपन्यास था मैला आंचल, उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश का नाटक है, उनका पहला नाटक था, पहले ही नाटक में कमाल कर दिया। तो इस तरह से बहुत कम ऐसे होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे प्रेमचंद, तो प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गोदान उनका अंतिम उपन्यास था, अंतिम पूर्ण उपन्यास है ना। तो इस तरह से भी होता है। तो निहार जो है शुरुआती समय की रचना है। नीरजा थोड़ा सा इस कृत्य में वेदना आनंद के रूप में प्रकट हुई है। देखिए आप लोग ज़्यादातर देखते हैं महादेवी की जो जिस तरह की कविताएं महादेवी ने लिखी है, उसमें क्या होता है, जो वेदना है यानी कि जो पीड़ा है, वो पीड़ा को इंजॉय करती हुई दिखाई देती है, आपको आनंद लेती हुई दिखाई देती है विरह में। ठीक है, देखिए इसमें देखिए, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास। तो इस तरह की जो है गीत उन्होंने लिखे हुए हैं। जो विरह का जलजात है और वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास। नीरजा इस तरह की पंक्ति, नीरजा से ये पंक्ति, ये भी याद रखना है आपको कि ये पंक्ति किसकी है, ये तो याद रह ही जाएगा। कौन से काव्य संग्रह की है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विरह का जलजात जीवन नीरजा से लिया हुआ है। रश्मि, इनकी गीतों की भाषा अधिक परिष्कृत है, प्रांजल और अभिव्यक्ति जो है अधिक प्राणवान है। ठीक है, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि यानी कि समय के साथ जो है कवयित्री परिपक्व होती रही है, उनकी कविता में मैच्योरिटी आती रही है, तो भाषा के स्तर पे भी थोड़ा परिष्कृत भाषा हो गई और अभिव्यक्ति भी ज़्यादा यानी कि ज़्यादा जो है ऑथेंटिक, ज़्यादा प्राणवान हो गई।
तो मैं तुमसे हूँ एक, एक हैं जैसे रश्मि प्रकाश, मैं तुमसे हूँ भिन्न भिन्न हैं ज्यों घन से तड़ित विलास। तो रश्मि की जो है ये पंक्तियाँ हैं। इसके अलावा सांध्य गीत देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है सांध्य गीत। यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ तक इस रचना में क्या क्या है, उपासना का भाव जो है अधिक तीव्र हो गया है। अब थोड़ा सा विरह जो है अपने लेवल से उठकर थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ चलना शुरू हो चुका है, और विरह ही अब कवयित्री का आराध्य बन चुका है। अब विरह को एक तरह से पूजना शुरू कर दिया। नीरजा तक क्या था, विरह को एंजॉय किया जा रहा था, विरह में एक तरह से आवास ढूंढा जा रहा था, लेकिन सांध्य गीत तक आते आते विरह को आराध्य बना दिया है कवयित्री ने। ठीक है, कि मिलन का नाम मतले मैं विरह में चिर हूँ, कि मिलन का नाम ही मतलब मैं विरह में ही खुश हूँ, तो विरह ही आराध्य बनता नजर आ रहा है। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इस तरह की पंक्तियाँ जो है सांध्य गीत में लिखी हैं महादेवी ने। इसके अलावा देखिए दीपशिखा एक महत्वपूर्ण रचना है, और ये थोड़ा सा अलग प्रकार की रचना है। हुआ क्या कि जो देखिए महादेवी की जो ज़्यादातर रचनाएं हैं वो बड़ी आत्मपरक हैं, अपना पीड़ा, अपना विरह, है ना, अपनी बातें ज़्यादा लिखी हैं इन्होंने। लेकिन हुआ क्या कि 1936 से 1942 तक के 51 गीतों का संकलन है ये दीपशिखा। इसमें हुआ क्या कि ये समय देखिए आप लोग 39 से 42, ये समय जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था। आज़ादी का आंदोलन भी उस समय पे शिथिल पड़ चुका था, क्योंकि ज़्यादातर ध्यान जो सरकार का था, अंग्रेजी सरकार का, वो कहाँ था, वर्ल्ड वॉर में था, और इस तरह की चीज़ें थी। तो इस वजह से कवयित्री को भी लगा कि यार पूरा भारत जब एक तरह से भारत छोड़ो आंदोलन और ये सब हो रहा है, और यहाँ हम लिखेंगे कि मैं विरह में चिर हूँ, तो थोड़ा अजीब बात लगेगी, खराब लगेगा। तो इस वजह से इन्होंने क्या कहा, आत्मनिवेदन परख गीतों को छोड़ करके थोड़ा सा प्रलय का और इस तरह के बिंब खींचने शुरू किए। ठीक है, तो इस तरह की रचनाएं दीपशिखा में संकलित हैं। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, यानी कि प्रलय और झंझा के बीच मंदिर में जलने वाला दीप, दिया, ठीक है, उसका रूपक बांधा कि वो जो है इतनी ही प्रलय हो, कितनी ही झंझा हो, कितने ही विश्व युद्ध हो रहे हों, एक जो है जलते हुए, जैसे जिस तरह से बड़े तूफान में मंदिर में दीप जल रहा है, उसी तरह है हमें भी रहना है। तो इस तरह की कविताएं दीपशिखा में संकलित हैं। ठीक है, यामा आप लोग जानते हैं। उपयुक्त चार गीत कौन कौन से, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। इन चार का कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि इनमें से यामा में किसके गीतों का संकलन नहीं किया गया है। तो दीपशिखा ऑप्शन में हो, तो दीपशिखा को छोड़ करके इन चार का, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत का यामा में संकलन किया गया है। ठीक है, और यामा पे ही इनको आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो ये हैं भाई आपके छायावाद तक के नोट्स। छायावाद के 4 कवियों को हमने आज लगभग 1 घंटे की क्लास में पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू।